नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस की रियल जर्नी पर बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट जिन्होंने डीआरडीओ में 37 इयर्स एज ए सीनियर साइंटिस्ट काम किया है। और सिर्फ एज ए सीनियर साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि इन्होंने हमारे पूर्व राष्ट्रपति लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ भी 12 साल काम किया। कैसे एक छोटा आइडिया एक बड़ा ब्रेक थ्रू बन सकता है, क्यों पेटेंट स्टूडेंट्स और इनोवेटर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर ऑफ इनोवेशन को कैसे बदल रहा है, ये सब कुछ हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप एक स्टूडेंट है, रिसर्चर है या इनोवेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आज के हमारे शो में। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें और बताइए कि साइंस और इनोवेशंस में आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मेरा नाम है डॉक्टर अशोक नगरकर। मेरा एमएससी है केमिस्ट्री में और उसके बाद मैंने पीएचडी किया है डिफेंस सेक्टर में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में। एंड उसके बाद ओवरऑल मेरा जर्नी जो है डीआरडीओ में एज अ साइंटिस्ट 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उसमें डीआरडीओ के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया और अभी रिटायरमेंट के बाद अपना जो इनोवेशन एंड रिसर्च, ये जो दो स्ट्रीम्स है इंडिया में, बहुत सारे यूथ को उसके लिए इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। उसके लिए मैं अलग अलग फोरम में जाके उसका गाइडेंस करता हूँ और उसी से यूथ को प्रमोट करके उनको इनोवेशन के लिए तैयार करने का काम मैं कर रहा हूँ। सो आपके अर्ली लाइफ में ऐसे कौन से एक्सपीरियंस थे जिसके चलते आपको इनोवेशन और रिसर्च में आपका इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ? राइट, एक्चुअली आज भी आपको मालूम होगा कि इंडिया एंड साउथ कोरिया, ये दोनों कंट्री है वो 1947 में फ्रीडम उनको मिल गया, आज़ादी मिल गई। लेकिन आप देखेंगे कि साउथ कोरिया के ब्रांड्स है, हुंडई है, सैमसंग है, इतने आगे गए और इंडिया में डेवलपमेंट हो गया, लेकिन उनके स्पीड से नहीं हो गया। द रीज़न उसका क्या है कि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में शुरू से बच्चों को इनोवेशन, रिसर्च, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग टाइप के डिफरेंट कंसेप्ट्स के लिए बचपन से तैयार किया गया। और इंडिया में वो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा लैगिंग था। और मेरा एक्सपीरियंस वही है कि इंडिया में ये एजुकेशन सिस्टम से ये इनोवेशन कंसेप्ट बच्चों को बचपन से लागू करना चाहिए। यही मेरा एक्सपीरियंस है कि इंडिया में ये ग्रोथ करने के लिए अभी गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं कि बच्चों को रिसर्च करना चाहिए, पेटेंट्स करना चाहिए, उसके बाद वो पेटेंट का कमर्शलाइजेशन होना चाहिए, कमर्शलाइजेशन के बाद उसका एंटरप्रेन्योर के थ्रू इंडस्ट्री डेवलपमेंट होना चाहिए। ये जो स्ट्रीम है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू समाज ने भी देना चाहिए और बच्चों ने भी देना चाहिए और हमारे जैसे गाइडेंस करने वाले जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी देना चाहिए। तो एज ए साइंटिस्ट जब आपने अपना करियर शुरू किया था तो इनिशियली आपको कौन से ऐसे चैलेंजेस आए थे जिनका आपको सामना करना पड़ा? राइट, अभी व्हेन साइंटिस्ट बनने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, हमारे दिमाग में यही रहता है कि हमें कुछ ना कुछ खोज करना है, हमें कुछ ना कुछ रिसर्च करना है, नया कुछ करके दिखाना है। उसके लिए फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मेरे यूथ के लिए एक मैसेज ऐसा है कि हम बोलते हैं कि हमें साइंटिस्ट होना है। तो साइंटिस्ट होने के लिए हमें हमारे पास नॉलेज की ज़रूरत है। नॉलेज कैसे आता है? नॉलेज रीडिंग से आता है, लिसनिंग से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। ये तीनों विंग में हर एक बच्चों ने, हर एक स्टूडेंट ने ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, उनको बनना तो है साइंटिस्ट, लेकिन उसके लिए जो रीडिंग लगता है वो रीडिंग के लिए बहुत कम उनका टाइम रहता है। कुछ लोग मुझे मिलते हैं कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे आगे जाके कुछ करना है, लेकिन ऐसे बच्चे रीडिंग के लिए कम पढ़ते। तो मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि रीडिंग बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, उसी की वजह से उनका नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। और मेरे आपने जो क्वेश्चन पूछा कि मेरे आगे चैलेंजेस क्या थे, कि मैं जब साइंटिस्ट बन गया तो साइंटिस्ट में डीआरडीओ में था, तो हमारा जो फील्ड है वो पूरा डिफेंस रिलेटेड है। तो उसमें इनिशियली हम जब जाते हैं तो रिसर्च पेपर लिखने के लिए रीडिंग, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स, वो सब स्लोली हमें मिलते गए और हम एक्सपेरिमेंट्स करते गए। लेकिन शुरू को ये सब नॉलेज गेन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन एक सिस्टम डेवलप होने के बाद अलग अलग कैरेक्टराइजेशन करना, कैसे आगे जाना, वो सब एक बार समझ में आ गया। तो उसमें फिर हमने
अच्छा स्टीम पकड़ा। और हमें एक बताने के लिए खुशी है कि जब हम डीआरडीओ में गए तो डॉक्टर एपीजे कलाम लीड कर रहे थे डीआरडीओ का। वो वहाँ से डायरेक्टर, साइंटिफिक एडवाइज़र, उसके बाद वो भारत के राष्ट्रपति बन गए, भारत रत्न बन गए। उन्होंने पूरे इंडिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी करके, मिसाइल मैन करके नाम कमाया। उनकी जो दूरदृष्टि थी कि डीआरडीओ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाना, इसीलिए उनकी वजह से ज़्यादा इक्विपमेंट्स हमें मिले और हम काफ़ी अच्छा काम कर सके। तो जैसे अभी आपने बताया कि डॉक्टर एपीजे कलाम जी के साथ आपने काम किया 12 साल तक। हाँ। तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? एक्चुअली हम लोग तो काफ़ी जूनियर थे, मीन्स एंट्री लेवल पोस्ट जो डीआरडीओ का। और कलाम सर तो एकदम हाई लेवल पे, मीन डायरेक्टर, साइंटिफिक एडवाइज़र लेवल के पोस्ट पे थे। तो जब भी वो आते थे, उनका कोई स्पीच रहता था, उस स्पीच में सब मैसेज देते थे। इंडिया अभी कौन सी स्टेज में है, आगे हमें क्या करना है, अपना पोटेंशियल क्या है, अपने टारगेट्स क्या है, हमें क्या करना चाहिए। उनका स्पीच सुन के हमें भी अच्छा लगता था। और कोई मीटिंग्स में उनके डिसीजंस होते थे और उनकी वजह से काफ़ी फैसिलिटी इंडिया में मिल गई। और उसी की वजह से इंडिया आज अच्छे स्टेज पे, आज डिफेंस सेक्टर में पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। जी, जब हम कुछ इनोवेशंस करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ भी हमारे दिमाग में आते हैं। तो एक छोटा सा आइडिया कैसे एक टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू बन सकता है? राइट। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि एक कंसेप्ट आ गया, इतना सिंपल कंसेप्ट। तो मैं हर एक मेरे स्पीच में बच्चों को बोलता हूँ कि आपने कुछ नया आइडिया बताया और सामने वाला आपके आइडिया के ऊपर हंस गया, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, तो समझना है कि यू आर सक्सेसफुल। क्योंकि इनोवेशन उसी को बोलते हैं विच इज़ समथिंग डिफरेंट, जो आज तक किसी ने किया नहीं। जो हमने किया उसको लोग तो हंसने वाले ही है। तो हमें पहली बात सबको याद रखना चाहिए कि हम जो नया कर रहे हैं उसके ऊपर दुनिया हंसने वाली है, और उसको नेगेटिव लेना नहीं है, उसको पॉजिटिव लेना है। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, मेरी खुद की लड़की का एग्जांपल है। उसका नाम है अंकिता नगरकर। वो 10th स्टैंडर्ड में थी। शायद एग्जांपल बहुत सारे लोगों को मालूम भी है कि स्टेपलर पिन का बंडल वो लेके आई थी और वो लास्ट फ्यू पिन्स को उसने परमानेंट मार्कर से कलर किया था। यस। और वो मेरे पास लेके आई, घर में बैठा था मैं हॉल में, और रात का 8 बजे का टाइम था। तो उसने बताया कि पापा आप इनोवेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, मुझे भी एक पेटेंट करना है, ये देखो मेरा पेटेंट। मैं बोला ये क्या है? तो उसने वो दिखाया और बताया कि ये बंडल हम यदि स्टेपलर में डालेंगे तो जब शुरू को नॉन कलर पिन आएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, एंड एट द एंड यू विल गेट कलर पिन, एंड दैट इज़ एन इंडिकेशन दैट पिन्स आर गोइंग टू फिनिश। बराबर है ना? तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सिग्नल दैट पिन्स आर गोइंग टू फिनिश। रिसर्च वाज वेरी सिंपल। मैं उसको पैटिंग किया, अच्छा बताया, लेकिन उसमें मैं साइंटिस्ट था इसलिए मैंने उसको बताया कि तू जो इनोवेशन किया वो अच्छा ही है, वो किसी और ने किया है क्या वो देखो, और यदि किया नहीं है तो उसका पेटेंट तू कर सकती है। तो वो एग्जाम्पल जो है उसको फिर हमने ढूंढा कि इंडियन पेटेंट साइट पे, ऑस्ट्रेलिया पेटेंट, यूके पेटेंट, यूएस पेटेंट, सभी साइट पे हमने देखा। और बाद में हमें पता चला कि वो पेटेंट आज तक दुनिया में किसी ने किया नहीं था। तो उसको मैं फॉर्मेट दिया, शी रोट दैट पेटेंट, और वो पेटेंट लिख के हमने फाइल किया, वो ग्रांट भी हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो पेटेंट जब हमने नेशनल कंपटीशन को भेज दिया उसमें वो सिलेक्ट हो गया, एंड शी गॉट नेशनल अवार्ड दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इनोवेशन अवार्ड, एंड दैट वाज गिवन ऑन 11/11/11। मेरी लड़की 11th में थी और डेट भी थी मैजिकल, 11/11/11 वो तारीख को उसको अवार्ड मिल गया, एंड दैट टू एट द हैंड ऑफ डॉक्टर एपीजे कलाम इन IIM अहमदाबाद। तो ये जो आपने जो क्वेश्चन पूछा था, सिंपल इनोवेशन कैन टेक यू टू नेशनल लेवल, दैट इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। तो जैसे अभी दो तरह के लोग होते हैं, एक इनोवेटर होता है और एक होता है उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी बनाता है और जो टेक्नोलॉजी यूज करता है, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? राइट। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। यहाँ जो अपना पॉडकास्ट सुनने वाले लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि साइंस में 3 डिफरेंट वर्ड्स है। वन इज डिस्कवरी, सेकंड इज इन्वेंशन, एंड थर्ड इज इनोवेशन। डिस्कवरी मीन्स जो भी चीज़ एग्जिस्टिंग है उसको दिखाना, निकाल के दिखाना। लाइक गोल्ड का डिस्कवरी किया है, यूरेनियम का डिस्कवरी किया, ऑलरेडी नेचर में था, वो जस्ट किसी ने बाहर निकाला और वो दिखाया कि ये एग्जिस्टिंग है, उसको हम डिस्कवरी बोलते हैं। लेकिन इन्वेंशन इज द थिंग विच इज़ टोटली न्यू। जैसा ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया, क्योंकि उसके पहले वो इन्वेंशन किसी ने किया नहीं था।
बाद में टेलीफोन में चेंजेस आ गए, नहीं क्या, टेबल टेलीफोन था, कॉर्डलेस था, मोबाइल था, अभी स्मार्टफोन है, वो चेंजेस होते गए। दैट इज कॉल्ड एज इनोवेशन। मीन्स बेसिक फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल फर्स्ट टाइम जो होता है उसको इन्वेंशन बोलते हैं, और जब वो आगे उसके वर्जन्स निकलते हैं, मार्क 2 मार्क 3 लाइक दैट, उसको इनोवेशन बोलते हैं। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है इन्वेंशन इनोवेशन। और जो अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि रिसर्च करने वाला, प्रोजेक्ट बनाने वाला, रिसर्च करके नया नया पेटेंट लिखने वाला और क्लियर करने वाला, और पेटेंट का यूज़ करने, वो दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि इन्वेंटर इज जनरली साइंटिफिक पर्सन, वो सोच के स्टडी करके कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके अपना इनोवेशन क्लियर करता है। लेकिन वो लेके उसका बिजनेस करने वाला जो है, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। सो दैट पार्ट कैन बी टेकन फॉर बिजनेस पर्पस। वो दोनों में उतना एक डिफरेंस है। तो आपने पेटेंट के बारे में इतना सब कुछ बताया, तो अभी शुरू करते हैं पेटेंट की तरफ। Right. सबसे पहले पेटेंट क्या होता है? अभी देखो कि कोई चीज़ नेचर में ऑलरेडी है, वो चीज़ हमें दिखती है, उसमें हम कुछ डेवलपमेंट करते हैं, और ऐसा डेवलपमेंट है कि आज तक किसी ने किया नहीं, एंड उसको हम बोलते हैं इन्वेंशन और इनोवेशन। उसका आज तक किसी ने किया नहीं, जो प्रयोग हमने किया है, तो उसको आप जो हम राइटअप बनाते हैं उसको हम पेटेंट बोलते हैं। अभी आपका एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि समझो मैंने एक रिसर्च किया और मार्केट में लाया, उसका इमीडिएटली कॉपी हो जाएगा और लोग यूज़ करना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे मन में आता है कि अरे मैंने इनोवेशन किया है लेकिन मार्केट में लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वन। और बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे इनोवेशन करते हैं खुद के लिए यूज़ करके, वो निकल जाते हैं ऊपर, वो ऐसा वेस्ट हो जाता है। इसलिए ग्लोबल लेवल पे ऐसा एक डिसीजन हो गया कि पेटेंट बनाओ, वो पेटेंट का राइट उसके पास 20 साल तक रहेगा, उसका जो भी बेनिफिट है वो उसको 20 साल तक मिलेगा। वो बेनिफिट कैसा है? ही कैन सेल द पेटेंट, पेटेंट बेच सकता है वो। ही कैन टेक रॉयल्टी ऑन द पेटेंट, जैसा मेरा पेटेंट आपको दिया, यू गिव मी 2%, 3%, 5% रॉयल्टी ऑफ योर बिजनेस। एंड थर्ड, यू कैन स्टार्ट योर ओन इंडस्ट्री। ऐसे 3 टाइप के बिजनेस पेटेंट के थ्रू हो सकते हैं। तो जिस आदमी ने पेटेंट किया है उसको प्रोटेक्शन मिलता है कि ही विल गेट समथिंग फॉर हिज इनोवेशन। और एक चीज़ है कि कोई भी इनोवेशन हम करते हैं उसके लिए टाइम जाता है, उसके लिए ब्रेन का यूज़ है, एंड उसके लिए पैसा भी लगता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। पंढरपुर के कॉलेज का स्टूडेंट मेरा वहाँ लेक्चर होने के बाद मेरे घर पे आ गया। मैं बहुत सारे महाराष्ट्र के कॉलेजेस में पेटेंट इनोवेशन पे लेक्चर देते रहता हूँ, और लेक्चर सुनने के बाद बहुत सारे यंगस्टर्स आपके जैसे मोटिवेट होके कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं, एंड दे कम विथ सम न्यू आइडिया। तो एक लड़का पंढरपुर से एक दिन मेरे घर पे आया प्री अपॉइंटमेंट लेके, मैं चिंचोड़ में रहता हूँ। तो शाम को आ गया सर, उसने अपॉइंटमेंट लिया था, और वो आने के बाद फ़ोन पे ही बताया था कि सर मैंने कुछ इनोवेशन किया है और उसका मुझे पेटेंट करना है, आपका मुझे गाइडेंस चाहिए। वो मेरे घर पे आ गया। तो घर पे आने के बाद हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो गया। तो उसको मैं पूछा, दिखाओ तुम्हारा इनोवेशन क्या है। बोला सर मेरा इनोवेशन बाहर है। क्या है? तो उसने दिखाया, शाइन नाम का एक मोटरसाइकिल था होंडा कंपनी का, वो लेके आया था, और उसने उसको मॉडिफाई किया था कि एक यूनिट था, ऐसा प्रेस किया तो गाड़ी गियर में होता था, और पुल किया तो गाड़ी नॉन गियर में होता, सेम गाड़ी। तो मैंने गाड़ी चला के भी देखा, आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये छोटा इनोवेशन, एक ही गाड़ी गियर पे, एक ही गाड़ी नॉन गियर पे, वेरी गुड इनोवेशन। तो मैंने देखा वो यूनिट भी अच्छा था। नो डाउट सम डेवलपमेंट वाज रिक्वायर्ड। बाद में हम घर में आ गए तो मैंने बोला काफ़ी अच्छा रिसर्च है, और कितना खर्चा आ गया यूनिट बनाने को? वो बोला ये अभी शुरू को किया इसलिए मुझे 8,000 रुपया खर्चा आ गया यूनिट का, लेकिन जब मास प्रोडक्शन करेंगे तो कम पैसे में हो सकता है। तो मैं उसको और एक क्वेश्चन पूछा कि ये इनोवेशन तुमने किया उसके लिए कितना टाइम लग गया? बोला मुझे 2 साल लग गए। बोला तू क्या करता है? बोला इंजीनियरिंग 3rd ईयर में हूँ। तो स्टडी करके ये किया? बोला हाँ ठीक है, मैं स्टडी भी करता था और एक वर्कशॉप में जाके फ्रेंड के एक एक्सपेरिमेंट्स करता था। तो आपने अभी रियलाइज़ किया होगा कि स्टडी करते करते गरीब किसान का लड़का
इंजीनियरिंग करते करते इनोवेशन करता है और वो इनोवेशन सक्सेसफुल करके मेरे पास आया। उसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ये इनोवेशन आपने किसी को दिखाया है क्या? बोला दिखाया। बोला किसको दिखाया? बोला तालुका लेवल में एग्जीबिशन था, उसमें दिखाया, आई गॉट अवार्ड। बाद में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट हो गया, स्टेट लेवल पे सिलेक्ट हो गया, आई गॉट स्टेट लेवल अवार्ड। स्टेट लेवल पे भी मुझे उन्होंने नेशनल लेवल पे सिलेक्ट किया। तो मैं बोला दिल्ली में गया फिर, तो मेरे मन में थोड़ा डाउट है कि लड़के ने कुछ तो गलती किया है। तो बोला दिल्ली में तू गया था तो वहाँ पर क्या दिखाया? तो उसने मुझे एक वीडियो दिखाया कि लोग आते हैं, वो टेबल पे यूनिट रखा है, कंप्लीट यूनिट प्लस स्पेयर्स ऑफ द यूनिट, कंप्लीट असेंबल यूनिट एंड स्पेयर ऑफ यूनिट दोनों रखा था। प्लस उसने वो जो खड़ा था उसके पीछे एक फ्लेक्स बोर्ड लगाया था, वो फ्लेक्स में पूरा उसका सर्किटरी था, अंदर क्या क्या है, डिज़ाइन कैसे असेंबल किया, रोल किया, सब कुछ दिखाया उसने। और मैं वो सब देख के बाद में देख रहा था कि ही वॉज एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल ऑफ हिज इन्वेंशन टू पब्लिक। बहुत सारे लोग आके सुनते जाते थे। बाद में बोला ये आपने जो एक्सप्लेन किया इसको कितना दिन हो गया? बोला 2 महीना हो गया। तो मेरे दिमाग में आ गया कि ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। तो हमने फिर स्टार्ट किया सर्च, पैटर्न सर्च। तो लैपटॉप लेके स्टार्ट किया, वो भी बैठा था मेरे साइड में। तो बाद में हमने देखा कि सेम इनोवेशन जो उसने किया था, सिमिलर टाइप ऑफ इनोवेशन विद डिफरेंट हेडिंग। एक शर्मा करके लड़का था कुरुक्षेत्र का, तो उसने वो पूरा इनोवेशन एज इट इज पेटेंटाइज किया था, पेटेंट फाइल किया था इसके पहले। उसको मैं दिखाया, देखो तो पेटेंट तो फाइल हो गया, नंबर भी मिल गया उसको, एंड यू हैव डन रॉन्ग थिंग। बोला वो तो मेरा इनोवेशन है, उसने कैसे फाइल किया? बोला तू डिस्क्लोज किया करके उसने फाइल किया। इसका मतलब ये पॉडकास्ट सुनने वालों को मेरा एक मैसेज है कि आपका इनोवेशन यदि मार्केट वैल्यू है, ये इनोवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई कॉपी कर सकता है ऐसा आपको लगता है, तो कभी भी वो पेटेंट किए बिना मार्केट में लाओ मत। रादर यू डोंट शो टू एनीवन, पहला पेटेंट करो और बाद में मार्केट में लो। अदरवाइज ये लड़के का जो हाल हो गया वैसा हाल सबका हो सकता है। वो बच्चा काफ़ी नाराज़ हो गया, रोने लगा, बट देयर वाज नो एनी अदर सोल्यूशन फॉर दैट। बाद में उसको थोड़ा मैं गाइडलाइन दिया, ही डिड सम अदर एक्सपेरिमेंट्स एंड ही फाइल्ड अनदर 2 पेटेंट्स। सो अभी पेटेंट्स के लिए इनोवेशंस की ज़रूरत होती है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब जितने भी नए इनोवेशंस आइडियाज़ आते हैं वो या तो यंग लाइफ में आते हैं एज ए स्टूडेंट। राइट। तो जब एक स्टूडेंट को नया इनोवेटिव आइडियाज़ आता है जो कि पेटेंटेबल हो सकता है, तो कौन सी स्टेज पे उस स्टूडेंट को उस पेटेंट फाइल के बारे में सोचना चाहिए? राइट। अभी इनोवेटिव आइडिया जब आती है तो पहले आपको भी मालूम है कल्पना एंड संकल्पना। कल्पना मीन्स दिमाग में आती है, संकल्पना व्हेन यू ब्रिंग टू द प्रैक्टिस। इसलिए इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, आपने सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन का फेमस वाक्य है, वैल्यू ऑफ एन आइडिया लाइज इन इम्प्लीमेंटिंग इट। कोई भी आइडिया दिमाग में आ गया, इट इज़ नॉट इनफ, इम्प्लीमेंट करो देन उसको वैल्यू है। नहीं तो दिमाग में हजारों सोच आती है आपने। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि हाँ, 100 में से 70 लोगों के दिमाग में अलग अलग आइडिया आती है, वो सब साइंटिस्ट ही है मैं बोलता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल करके उसको राइटअप करके पेटेंट करने वाले को ही साइंटिस्ट बोलते हैं। इसलिए इंडिया में मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताता हूँ। पूरी वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाएंगे, 10 लाख लोगों के पीछे 400 साइंटिस्ट है, लेकिन इंडिया में 10 लाख के पीछे सिर्फ 4 साइंटिस्ट है। इतना कम रेशो है उसका रीज़न क्या है? अपना दिमाग नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फॉलोअप एक्शंस के लिए जो गाइडेंस चाहिए इंडिया में वो थोड़ा कम पड़ता है। इसलिए आपका जो पॉडकास्ट है, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आपने ये सब्जेक्ट लेके मुझे इधर बुलाया और ये पॉडकास्ट के थ्रू मैं यूथ के पास पहुँच रहा हूँ। मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ऐसा है कि दिमाग में आइडिया आना, आपका जो क्वेश्चन सही है, दैट इज़ कल्पना, लेकिन वो प्रैक्टिकल में लाएंगे तो ही उसको वैल्यू है। इसलिए आपको प्रैक्टिकल में लाना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द मैसेज आई वांट टू गिव टू द यूथ। तो बच्चों ने वो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उसका मॉडल बनाना चाहिए, और मॉडल बनाते समय हमें और कुछ आइडिया आता है दिमाग में, वो भी उसमें ऐड करना चाहिए। और एक मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी मॉडल बनाने के लिए खर्चा बहुत है, तो आप
पेपर पे ड्राइंग बनाओ, डिज़ाइन बनाओ, मॉडल की ज़रूरत नहीं। तो पेटेंट फाइलिंग के लिए मॉडल है तो अच्छा ही है, लेकिन मॉडल होना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं। आप समझा सकते हैं कि इंडिया में पेटेंट फाइल करने की बेसिक प्रोसेस क्या होती है? राइट। पेटेंट फाइल करने के लिए जो प्रोसेस है, अभी आपको भी मालूम है कि पेटेंट एजेंट्स और पेटेंट अटॉर्नी और बहुत सारे पेटेंट ऑफिसर्स अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं। हम अपना आइडिया लेके उनके पास जाएंगे, वो अपने को गाइड करेंगे राइटअप के लिए, फाइल करने के लिए। सब गाइडेंस करने वाले लोग पूना में भी है, इंडिया में भी है, महाराष्ट्र में भी है। दैट इज़ वो एक सोल्यूशन है। और दूसरा एक सोल्यूशन ऐसा है कि आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। खुद ट्राई करना है तो थोड़ा उसके लिए आपको मैं पाथ बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जो बताऊँगा आप करेंगे तो पूरा सक्सेसफुल होंगे, लेकिन आपने यदि ट्राई किया तो यू कैन डू इट। अभी पेटेंट एजेंट के पास जाएंगे, वो पूरा सपोर्ट देते हैं, दैट इज़ वन ऑप्शन फॉर यू, बट थोड़ा उनको फीस आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब वो आपको फीस नहीं देना है किसी को और खुद ही करना है, तो इंडियन गवर्नमेंट में वो भी फैसिलिटी रखा है। तो हमें पेटेंट लिखने के लिए एक फॉर्मेट लगता है, तो आप पेटेंट साइट पे जाके एक सैम्पल पेटेंट डाउनलोड करो। सैम्पल पेटेंट समझो, अभी पेटेंट ऑफ माइक ऐसा आपने डाल दिया तो माइक का एक दो पेटेंट आपको मिल जाएगा। माइक का शेप है, माइक का डिज़ाइन है, सर्किट है, अलग अलग टाइप के पेटेंट। बॉटल के ढक्कन के 100 पेटेंट्स है, कैमरे के 500 पेटेंट्स है, विंडमिल के 200 पेटेंट्स है। आपने इंदुलेखा हेयर ऑयल देखा होगा। यस यस। उसने क्या इनोवेशन किया कि बॉटल के ढक्कन को एक कॉम बिठाया, कंगवा, और वो दैट गिव्स ऑयल टू द हेयर डायरेक्टली। ऐसे इनोवेशन लोगों के दिमाग में आते हैं। छोटे छोटे इनोवेशन इतने हैं कि छोटा आइडिया लेकिन पेटेंट हो गया उसका, और उसको मार्केट में वैल्यू भी है। एक लेडी है, उसने हैंड राइटिंग से हार्ट डिसीज का डिटेक्शन का सॉफ्टवेयर डेवलप किया और वो परफेक्ट आता है उसका। आपने साइन कर दिया, इंडिया इज़ माई कंट्री ऐसा लिखो, वो वाइब्रेशन से वो हार्ट का डिसीज बताती है। आपका ब्लॉकेज है, नहीं है, आपका हार्ट ठीक है, प्रॉब्लम है, आपका ऑपरेशन हुआ है, वो भी बताती है। और एक मैडम है, उन्होंने होली कलर, होली जो खेलते हैं तो उसमें केमिकल नहीं चाहिए, तो फ्लावर से होली का कलर उसने बनाया, उसके भी पेटेंट है उसके। और एक स्टूडेंट है, उसने सलाइन बॉटल जो लगाते पेशेंट को, सलाइन ख़त्म होता है तो नर्स आके वो बंद करती है, तो उस उधर इंडिकेशन बिठाया उसने। ऐसे 2500 पेटेंट का मैंने स्टडी किया है। मेरा कहना यही है कि पेटेंट लिखना है तो हमें एक फॉर्मेट डाउनलोड करो। फॉर्मेट पे इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है, प्रायर आर्ट है, उसके बाद वर्किंग एग्जाम्पल है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, बाद में उसका फिगर मीन्स डायग्राम ABC, उसमें क्लेम्स है, एब्स्ट्रैक्ट है। ऐसा जो अभी मैं बताया वो फॉर्मेट हो, इट इज़ अवेलेबल ऑन नेट। वो फॉर्मेट लेके आप खुद लिखने के लिए स्टार्ट करो। 25 to 30 पेजेस होते हैं। लिखना कुछ डिफिकल्ट नहीं, लेकिन बैठना पड़ता है। आजकल वही प्रॉब्लम है बच्चों में कि आपको कुछ लिखना है तो यू हैव टू सिट, यू हैव टू राइट, इट इज़ टाइम टेकिंग, इट इज़ पेनफुल। लोगों को आइडिया आती है, लिखना नहीं होता, इसलिए पेटेंट कम होते हैं। दैट इज़ द फॉर्मेट वन शुड रिमेंबर। इसमें एक चीज़ सबसे डिफ़िकल्ट जो है वो मैं बताना चाहूँगा ये आपके पॉडकास्ट के थ्रू, वो यदि आ गया तो पेटेंट लिखना कोई बुरी बात, डिफ़िकल्ट काम नहीं है। देखो, प्रायर आर्ट मीन्स क्या है, आपके दिमाग में आया हुआ आइडिया, वो आइडिया एग्जिस्टिंग उसी लाइन के दूसरे पेटेंट से कंपेयर करना है। से फॉर एग्जांपल आपने विंडमिल का एक नया पेटेंट किया, लेकिन ऐसा नहीं कि विंडमिल एग्जिस्टिंग नहीं है, विंडमिल तो है, तो वो विंडमिल के पेटेंट, हाउ योर पेटेंट इज डिफरेंट दैन दैट पेटेंट, आपका पेटेंट उससे डिफरेंट कैसा है, वो आपको लिखना है। दैट इज कॉल्ड एज प्रायर आर्ट। सो US patent number so and so of windmill explains this patent like this, whereas my patent is this। ऐसा 1 2 3 ऐसे 10 पेटेंट के कंपैरिजन में आपका पेटेंट कैसा डिफरेंट है वो आपको बताना है, और उसी को हम बोलते हैं प्रायर आर्ट। और ये एक बार आपने लिख दिया, बाकी तो आपके कंट्रोल में है। मैं तो ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा, आप खुद पेटेंट लिखने का ट्राई करो। फर्स्ट टाइम थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बाद में आपको रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी। चाहिए तो आप हेल्प कर ले सकते हैं। उसमें और एक प्रॉब्लम है कि कोई भी इनोवेशन सिंगल कभी कभी होता नहीं, ग्रुप में होता है। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स है, 4 लोग हैं तो चारों का नाम डाल सकते हैं, 3 है, तीनों का नाम डालो और तीनों मिल के लिखो।
अभी पेटेंट फाइलिंग के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो यू कैन आइदर पे अलोन और यू कैन पे इन द ग्रुप और यू कैन टेक हेल्प ऑफ सम इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो आगे आते हैं कि आपका पेटेंट है, चलो मैं पेटेंट फाइल करने के लिए आपको हेल्प करता हूँ, थोड़ा आगे प्रोडक्शन को भी हेल्प करूँगा, दोनों का उसमें एडवांटेज हो जाता है। तो एक स्ट्रॉन्ग पेटेंट एप्लीकेशन के लिए कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स है या टेक्निकल कंटेंट है जो इम्पोर्टेंट है कि पेटेंट फाइल में होनी चाहिए? राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ऐसा होता है कि आइडिया आ गया, हम पेटेंट लिखने के लिए बैठ गए, लेकिन जब हम सर्च करते हैं तो सेम आइडिया इज ऑलरेडी पेटेंटेड, तो वेरी इंपॉर्टेंट पेटेंट सर्च। तो यदि अपना पेटेंट ऑलरेडी किसी ने किया है तो हम पेटेंट नहीं कर सकते, और बहुत बार ऐसा होता ही है क्योंकि हमारे दिमाग में जो आज आइडिया आ गया वो पहले भी किसी के दिमाग में आता है। तो इसलिए वो कंटेंट के लिए पेटेंट सर्च सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, कभी कभी ऐसा होता है कि 90% आइडिया सेम लेकिन 10% आपका अलग है, बराबर है ना। अभी आप भी देखेंगे कि इनोवेशन क्या है कि थोड़ा चेंज होते जाता है इसलिए आपको जो चेंज है उसके लिए क्लेम कर सकते हैं आप पूरा। अभी रेडियो देखो, रेडियो में चेंजेस हो गए, कैमरा में चेंज, माइक में चेंज हो गए, हर एक इसमें चेंज होते गए। तो हर एक में कुछ ना कुछ नया है, कंप्लीट नया नहीं है। इसलिए आपको क्लेम में जाके जो आपका इन्वेंशन है उतना ही क्लेम करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो क्वेश्चन है कि कंटेंट में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्लेम वही करना है जो आपने नया किया है, बराबर है ना। यस। तो जब कोई फर्स्ट टाइम इंडिया में पेटेंट फाइल करता है तो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं? बराबर है। बहुत सारे पेटेंट करने वाले मोस्टली अभी क्या है, कॉलेज के स्टूडेंट्स ही है मोस्टली। अभी मैं देखता हूँ कि 90% इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स ओनली। तो उन्होंने अभी केयरफुली क्या करना चाहिए, एक पहले एग्जांपल तो मैं बताया कि डोंट डिस्क्लोज योर आइडिया, किसी को बताओ मत। सेकेंडली, आप जब मॉडल बनाने जाते हैं तो जिसको भी आप बनाने के लिए बोलेंगे उसका NDA करके लेना चाहिए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। नहीं तो क्या होता है कि आप किसी कंपनी को बोलेंगे इतना इतना मेरा मॉडल बना के दे दो, और उसको मालूम है आपका पेटेंट नहीं है, लेकिन उसने जब बनाया तब उसको पूरा समझ में आता है कि आपका आइडिया कैसा है, क्या बना, रादर आपसे भी ज़्यादा उसको नॉलेज आता है क्योंकि वो बनाता है खुद। इसलिए आपको सेकंड केयर लेना चाहिए। फर्स्ट बताया मैं डोंट डिस्क्लोज, सेकंड मेक NDA, दैट इज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विद द पर्सन टू हुम वी आर डिस्कसिंग दैट पार्ट। तीसरा, जब आपने पेटेंट किया, मेरा ये सबसे कहना यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि हमें पेटेंट करना है, यही दिमाग में रहता है। लेकिन मेरा आपको एक सजेशन ऐसा है कि पेटेंट आप करो, लेकिन वो पेटेंट आप ऐसा करो कि जिसको मार्केट में वैल्यू होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि पेटेंट हो जाएगा, आपको ग्रांट हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका फाइल में रहेगा, उसको मार्केट में वैल्यू क्या है। मार्केट में यदि वैल्यू नहीं है वो पेटेंट का क्या फ़ायदा है। इसलिए आप उसी चीज़ का पेटेंट करो जिसको मार्केट में वैल्यू है, जिसको मार्केट में वैल्यू नहीं उसका पेटेंट मत करो। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। क्रिकेट बॉल जब बैट्समैन स्ट्राइक करता है तो ग्राउंड लेवल से ज़मीन से जाके वो रोप को लगता है तो 4 रन मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपोजिट साइड का प्लेयर जाके उसको डाइव मार के कट करता है बिफोर रीचिंग टू द रोप, 1 फीट आधा फीट पहले कट करता हो, और ऐसे टाइम में 4 रन मिलते हैं क्या? नहीं मिलते, क्योंकि वो पहले ही कट किया। तो वो टाइम जितने रन उसने किया है उतना ही उसको रन मिलेगा, मे बी 2 रन 3 रन वॉट एवर इट मे बी। लेकिन अभी वो बॉल उसने रोप के पहले कट किया या बॉल रोप को टच हो गया, वो अंपायर को दिखता नहीं, अंपायर सेंटर में रहता है। तो अंपायर और वो फील्डर होने की वजह से उसको समझता भी नहीं। तो अंपायर ऐसा एक सिग्नल करता है, आपको मालूम होगा, थर्ड अंपायर, उसको क्या बोलते हैं हम, रिप्ले, एक्शन रिप्ले। तो उसमें फिर वो एनालिसिस करते हैं, टच हो गया तो 4 रन देते हैं, नहीं हो गया तो वॉट एवर रन दे आर रन। तो एक लड़का मेरे घर में आ गया और बोला कि सर ये जो प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम उसने बताया, इन्वेंशन क्या है, इनोवेशन क्या है कि सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम आ गया, उसका सोल्यूशन वो लेके आए, सर मुझे एक ऐसा सेंसर आप बता दो कि मैं वो रोप को लगाऊंगा
और वो बॉल जैसे ही टच होगा उधर एलईडी लाइट चालू होंगी उस एरिया के, और वो सेंसर सिलेक्टिव सेंसर होना चाहिए। मैं मुंबई में एक मार्केट है वहाँ सेंसर मिलते हैं, तो उसको मैं बताया कि वहाँ जाके उनको पूछो लेदर बॉल सेंसर, तो वहाँ जाके 2 दिन ढूंढ के उसने वो सेंसर लेके आया। तो हमने वो रोप पे लगाया, बैटरी लगाया और बॉल उधर टच किया तो बराबर एलईडी लाइट चालू हो गया। अभी और एक प्रॉब्लम उसमें है कि आपके भी मन में होगा कि समझो बॉल लग गया तो लाइट चालू हो गया, ठीक है, लेकिन समझो किसी ने पानी का बॉटल फेंक दिया, लेकिन वो सेंसर ऐसा था, इट वॉज सिलेक्टिव सेंसर, इट वॉज ओनली फॉर बॉल, लेदर बॉल, करेक्ट। और बॉटल फेंका तो लाइट लगता नहीं, किसी का हाथ लग गया प्लेयर का तभी लगता नहीं। ऐसा जो इनोवेशन है उसका पेटेंट हो गया, वो ग्रांट भी हो गया, अभी वो पेटेंट मार्केट में इट विल लॉन्च सून। तो ये सक्सेस स्टोरी क्यों हो गया कि ऐसा मार्केट में उसको वैल्यू था, ऐसा इनोवेशन होना चाहिए। जब इंडिया में कोई पेटेंट फाइल करता है तो फाइल करने के बाद और पेटेंट ग्रांट होने तक जो बीच का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है और कितना टाइम लगता है पेटेंट ग्रांट होने में? वेरी वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। उसमें अभी आप देखेंगे कोई पेटेंट पहले की स्थिति ऐसी थी कि 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक लगते थे, लेकिन प्लस पॉइंट ऐसा है कि आपने एक पेटेंट आज फाइल किया तो आपका नाम पे वो आइडिया रजिस्टर हो जाता है, फाइल नंबर आपको मिलता है, डेट समझो आज 31 दिसंबर 2025, टाइम इज 3:45 एंड उसके बाद 15 सेकंड वो भी टाइम आता है उसमें, तो आपका पेटेंट इस डेट पे इस टाइम पे इस सेकंड पे रजिस्टर हो गया। अभी सेम आइडिया किसी और ने फाइल किया और आपका 15 सेकंड है, उसका 17 सेकंड है, तो आइडिया आपके नाम पे है, उसको नहीं मिलेगा। इसलिए आपका पेटेंट फाइल हो गया, ग्रांट होने को टाइम लगता है, मे बी कभी कभी 6 महीने भी होता है, कभी 1 साल 2 साल, लेकिन अभी टाइम कम हो गया, पेटेंट एग्जामिनर के नंबर अभी बढ़ गए, तो इंडिया में भी काफ़ी सिस्टम डेवलप हो गया ऑनलाइन होने की वजह से, तो अभी पेटेंट ग्रांट होने का टाइम थोड़ा सा कम हो गया। पहले 8 साल लगते थे, अभी 6 महीने से लेकर 4 साल तक लगता है। उसमें आपको थोड़ा माइक्रो डिटेल में बताऊंगा कि समझो आपका पेटेंट एकदम सही है, स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट्स है, वैल्यू है, ग्राफ है, आपने पूरा जस्टिफाई किया है अलॉन्ग विद वैल्यूज़, तो पेटेंट ग्रांट होने का चांस है। कभी कभी क्या होता है कि पेटेंट लोग वेग लिखते हैं, वेग मीन्स करेक्टनेस कम होता है उसमें, तो एग्जामिनर एक आपको मेल लिखता है कि दैट इज कॉल्ड एज एफईआर। एफईआर मीन्स फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। उसमें वो पूछते हैं कि आपने जो पेटेंट लिखा है उसमें पॉइंट नंबर 16 इज नॉट क्लियर, प्लीज़ क्लैरिफाई, पॉइंट 18 इज नॉट क्लियर, प्लीज़ क्लैरिफाई, पॉइंट 19 नीड्स दिस, ग्राफ इज नॉट क्लियर, योर डायग्राम इज नॉट लाइक दिस, ऐसा कुछ सजेशन देते हैं। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू रीराइट दैट एंड यू हैव टू सेंड इट अगेन, ईमेल से ही भेजना। मतलब वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं? हाँ, वो चांस दे देते, डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करते। तो फर्स्ट एग्जाम एफईआर हो गया, बाद में भेजने के बाद वापस सेकंड एग्जामिनेशन, उसमें भी ठीक नहीं तो एसीआर, सेकंड एग्जामिनेशन रिपोर्ट, दैट इज चांस टू द इनोवेटर, तो सेकंड में भी आप रिप्लाई देते। उसमें भी प्रॉब्लम आ गया तो आपको ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते, तो आपको 1:1 क्वेश्चन पूछ के वो पेटेंट क्लियर कर दे, और यदि सेटिस्फाई हो गए तो पेटेंट ग्रांट हो जाएगा, और यदि आपने सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो पेटेंट डिस्ग्रांट करते। इसलिए आजकल राइटिंग इज़ इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने आपको बताया कि 6 महीने से लेकर 4 साल तक टाइम लगता है। तो अगर जब हम पेटेंट फाइल करते हैं तो उस पेटेंट का यूज़ करने के लिए हमें क्या 4 साल वेट करना पड़ता है, या हम उसी दिन से अच्छा, वेरी क्वेश्चन इज़ वेरी गुड। आपने पेटेंट फाइल किया, उसी टाइम आपको फाइल नंबर मिलता है और उसी टाइम से आप वो पेटेंट के ओनर बन जाते। ओनर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका आइडिया अभी ब्लॉक हो गया, मार्केट में आप ला सकते हैं, किसी ने कॉपी किया तो आप उसको रोक सकते हैं, देखो मेरा फाइल नंबर, आपको ग्रांट नहीं हो गया ठीक है, बट लेकिन आपका आइडिया फाइल है, तो इसलिए कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसलिए आप इमीडिएटली फाइल करने के बाद उसका प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, सेलो टेप आपने देखा होगा। यस। आपके दिमाग में आज तक आया नहीं होगा कि सेलो टेप हम लगाते हैं, कहीं तो हो गया, उसको कट करने के लिए हाथ में कैंची, सीजर तो रहता नहीं, नाइफ नहीं, तो हम क्या करते, ऐसा पेन लेते, टक ऐसा करके तोड़ते हैं,
ये देख के एक के दिमाग में ऐसा आइडिया है कि उसने सेलो टेप में अपना टिकट का जैसा लाइन रहता है, टिकट पोस्ट ऑफिस टिकट का, यस यस। वैसा किया 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसा लाइन किया। तो जैसा ही वो हो जाता है वो 6 पे कट हो जाते हैं। और उसका अभी सेलो टेप उसने मार्केट में लाया, पेटेंटेड है वो, अभी आ गया मार्केट में वो। मतलब हर चीज़ पे ध्यान होना चाहिए कि किस चीज़ पे पेटेंट बन सकता हाँ है। राइट राइट राइट। पेटेंट किस तरह इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं और आगे की रिसर्च के लिए इनकरेज करते हैं। राइट। अभी देख लीजिए कि समझो मैंने कुछ इनोवेशन किया, एक्सपेरिमेंट्स किए और लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना शुरू किया। तो कोई भी इनोवेटर सोचते आ रहे मैंने इतना एक्सपेरिमेंट किया, इतना टाइम बर्बाद किया और मेरा इनोवेशन लोग ऐसा ही यूज़ कर रहे हैं, तो पेटेंट करने वालों को कुछ ना कुछ वैल्यू उसका मिलना चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन है कि ये पेटेंट फाइल करने के बाद उसने वो कंपनी खुद की एंटरप्रेन्योर की तरफ जाने के लिए यू कैन टेक हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। आपको मैं पाथ बताऊंगा। अभी आपके पास आइडिया है, आपका पेटेंट हो गया, आपका ग्रांट हो गया, यू आर रेडी विद द मॉडल। अभी आपके पास प्रॉब्लम क्या है, जस्ट लाइक आपका एमबीए किया आपने, बी के बाद मार्केटिंग का नॉलेज है आपको, तो आपके जैसे लोगों का हेल्प लेना चाहिए। अभी ये दिस इज़ माय प्रोडक्ट, दिस इज़ माय पेटेंट एंड दिस इज़ एप्लीकेशन, तो आप बताओ आगे क्या जाना चाहिए। तो आप मार्केटिंग के लोग हैं तो आप इमीडिएट उसको बताएंगे, आइदर यू स्टार्ट योर ओन इंडस्ट्री और यू कैन गो टू सम एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। आपके पास पैसा है तो खुद डेवलप करो, नहीं पैसा है तो किसी के पास जाओ। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको दो टाइप के सॉल्यूशंस है, वन इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर और जॉइंट एंटरप्रेन्योर। यू कैन हैव सम जेवी विथ एग्जिस्टिंग कंपनी, और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आपका इनोवेशन यदि वैल्यूएबल है वो देख के आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। इसलिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए वो एक मार्ग आपके लिए ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या पेटेंट सच में स्टूडेंट्स और जो इनोवेटर्स होते हैं उनके लिए एक बड़ा इनकम सोर्स बन सकता है। यस यस ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसके लिए मैं एग्जांपल बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। आपने सज्जनगढ़ सातारा के पास है, देखा होगा, उसके बेस पे, सज्जनगढ़ के बेस पे एक गजौड़ी करके गांव है। गज मीन्स हत्ती, गजौड़ी। शिवाजी महाराज के टाइम वहाँ हत्ती की पैदाश करने का एक बहुत बड़ा एक एरिया था, हत्ती की पैदाश, तो इसलिए गजौड़ी नाम है। वो गजौड़ी में एक फार्मर है, इनोवेटिव फार्मर, यंग है। वो हमेशा मेरा कांटेक्ट में रहता था, मेरा प्रोग्राम यूट्यूब पे वगैरह देखता था। तो उसने एक दिन पूना में आके मुझे मिला, सर हमारे इधर आ जाओ, मैंने ऐसा ऐसा कुछ डेवलपमेंट किया, ऐसे 10-12 इनोवेशन उसने बताए। तो मैं सातारा कॉलेज में एक बार लेक्चर के लिए गया था, वो होने के बाद उसके गजौड़ी में मैं गया, वहाँ से कुछ 15-20 किलोमीटर है। तो वहाँ जाने के बाद मैं देखा कि उसने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और एक हॉल बनाया था कि इनोवेशन सेंटर। मैं तो हैरान हो गया कि सिटी में लोग गवर्नमेंट का पैसा होके इनोवेशन सेंटर खोलते हैं, इसने खुद का पैसा डाल के, वो भी फार्मर, उसने एक वर्टिकल गार्डन डेवलप किया था। आपका जो क्वेश्चन है कि इनोवेटर ने क्या करना चाहिए आगे, तो उसने एक मॉडल बनाया था कि पीवीसी पाइप लेके उसको साइड में ऐसा छोटे छोटे पाइप लगा के ऐसा 6 फीट हाइट का वर्टिकल गार्डन डेवलप किया। और उसमें अंदर मट्टी डालो और हर एक साइड के पॉट में एक अपन पेड़ लगा सकते हैं। मे भी स्ट्रॉबेरी लगाओ, कड़ी पत्ता लगाओ, गौती चाह बताओ, कुछ भी, बहुत सारे चीज़ उसमें आते थे। और उसने इतना सुंदर किया हो और ड्रिप इरिगेशन किया उसको, और वैसा मॉडल उसने बनाया। तो उसको मैं बताया कि अच्छा है, मैं खुद खरीदता हूँ। मैं 25 मॉडल उससे ख़रीदा उसको हेल्प करने के लिए। मेरे टेरेस पे अभी भी है, आप आ सकते हैं कभी भी। तो वो मैं ख़रीदा, बाद में उसने, उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि लोग ले सकते हैं। मैंने भी कुछ हेल्प किया उसको कि लोगों को बताया उसके पास से थोड़ा ख़रीदो, आपको लिए यूज़ हो जाएगा। लोगों ने भी अच्छा ख़रीदा। तो अभी उसका खुद का इंडस्ट्री है और अच्छा ढंग से वो बना रहे हैं, एंड ही सेलिंग इट। पेटेंट भी हो गया और ग्रांट भी हो गया। तो सपोज अगर किसी ने पेटेंट फाइल किया है तो वो उस पेटेंट का यूज़ करके कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे पैसे बना सकता है। राइट। अभी देख लो कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं दिल्ली से फ्लाइट से पुणे आ रहा था। एग्जांपल में कुछ जगह बताया ऑलरेडी कि मेरे साइड में एक ऑस्ट्रेलिया का साइंटिस्ट था, काफ़ी इनोवेटिव था। हम दोनों बैठे और
फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, पुणे आने के लिए 2 घंटा टाइम तो लगता ही है। तो हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो गया। तो उसको मैं पूछा कि यू आर साइंटिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सो आर यू वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्ट्रेलिया में आप काम कर रहे हैं कहीं? तो बोला नो नो, आई एम साइंटिस्ट बट आई डोंट वर्क एनीवेयर। बोला मैं साइंटिस्ट हूँ लेकिन मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता हूँ। तो मैं उसको पूछा फिर काम नहीं करते, डू यू हैव एनी योर ओन बिजनेस? तो ही टोल्ड नो सर, आई डोंट हैव एनी बिजनेस। तो मैं तो हैरान हो गया कि ये जॉब भी नहीं करता और खुद का बिजनेस भी नहीं करता। देन उसको मैं थर्ड क्वेश्चन पूछा, हाउ यू सर्वाइव? तो उसने जो आंसर दिया कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का वही आंसर है कि ही टोल्ड एवरी ईयर आई गो टू 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हर साल दुनिया के 2 कंट्री को मैं विजिट करता हूँ और विजिट करने के बाद वहाँ के टूरिस्ट पॉइंट को नहीं जाता हूँ, मैं वो कंट्री के इंटीरियर पार्ट पे जाता हूँ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और वहाँ जाके लोगों से डिस्कस करता हूँ, एरिया देखता हूँ और उस एरिया में जाके मुझे लोगों के प्रॉब्लम समझते हैं, मैं डायरी में नोट करते जाता हूँ और वो प्रॉब्लम इटसेल्फ इज़ द वे ऑफ रिसर्च। आपको प्रॉब्लम समझा तो ही रिसर्च कर सकते हैं आप। तो बोला हर कंट्री में जाके 10-12 ऐसे सॉलिड प्रॉब्लम मैं निकालता हूँ और एवरी ईयर ऐसे 20 प्रॉब्लम निकाल के वापस मेरे घर जाता हूँ और वहाँ जाने के बाद मेरा रिसर्च चालू करता हूँ। हर साल मैं 5 या 6 पेटेंट फाइल करता हूँ। वो पेटेंट मार्केट में वैल्यूएबल पेटेंट्स है और वो पेटेंट मैं मार्केट में सेल करता हूँ, उससे मुझे इनकम मिलता है। सपोज किसी ने एक पेटेंट ग्रांट कर लिया है और उसे उस पेटेंट को एक बिजनेस या एक कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे कर सकता है? राइट। अभी एक एग्जांपल आपको इसी के लिए बताऊंगा। जेसीबी आपने देखा है? जेसीबी, यस। जेसीबी का पैन ऐसा मट्टी निकालता है, यस, साइड में डालता है। उसने क्या किया कि वो पैन को वाइब्रेटर बिठाया और उसमें थोड़े होल किए। अभी आपने रियलाइज़ किया होगा कि वो मॉडल क्या होगा। मट्टी निकालो, वाइब्रेट करो, वाइब्रेशन से मट्टी नीचे गिरेगी और पत्थर अंदर रह जाएंगे। यस। और वो पत्थर अपना लैंड के साइड में लगा दो। और लैंड डेवलपमेंट के लिए इनोवेशन है, उसका पेटेंट भी हो गया और उसका कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे पेटेंट लिखने वाले करने वाले लोग इंडस्ट्री में जाके ऐसे नए नए इनोवेशन को प्रोडक्शनाइज कर सकते हैं। सो पेटेंट लाइसेंसिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको एक बार डिटेल में बताइए। राइट। पेटेंट लाइसेंसिंग के लिए आपको जो रिक्वायर्ड फॉर्म्स है वो भरना इम्पोर्टेंट है। उसके लिए जैसा मैंने पहले बताया था कि पेटेंट ड्राफ्ट का लिए फॉर्म नंबर 2 है। वो फॉर्म नंबर 2 आपने क्लियर किया मीन्स योर पेटेंट इज़ रेडी। बाकी दूसरे एक फॉर्म नंबर 1 है, उसमें आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आता है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, आपका पेटेंट का टाइटल और जनरल इंफॉर्मेशन, फीस एंड दीज आर ऑफिशियल्स। वो फॉर्म नंबर 1 वो गवर्नमेंट के लिए। फॉर्म नंबर 2 इज़ टेक्निकल, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं उसको। और आगे अर्ली एग्जामिनेशन फॉर्म, पब्लिकेशन फॉर्म, देन सक्सेशन फॉर्म, लाइक दैट फ्यू फॉर्म्स आर देयर। वो फॉर्म भर के, ये फॉर्म हम ऑनलाइन भी भर सकते हैं, अदरवाइज फिजिकल भी भर सकते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा गाइडेंस लेके ही करना चाहिए क्योंकि मिस्टेक हो गया तो कभी कभी फॉर्म वापस आता है, रिजेक्ट होता है। थोड़ा सा गाइडेंस लेके कर सकते हैं और उसके लिए कभी भी आपके थ्रू एनीवन कैन कॉन्टैक्ट मी और थ्रू क्वेश्चनरी आई कैन डेफिनेटली गाइड देम। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो बीच में ड्रॉप आउट लेते हैं और खुद का कुछ स्टार्ट करने का सोचते हैं। राइट। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने एक ऐसा इनोवेशन कर दिया, उसका पेटेंट फाइल हुआ, तो उसके लिए आगे करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी? राइट। आपका क्वेश्चन बहुत सही है। बहुत बार क्या होता है कि हमारा कुछ ड्रॉप आउट हो गया, एजुकेशन छोड़ दिया, तो लोग नाराज होते हैं, लेकिन वही एक टाइम है कि आप अदर देन स्टडी कुछ सोच सकते हैं। तो अभी ऐसे टाइम में कुछ नया आइडिया आ गया, उसके पेटेंट के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए, पेटेंट फाइल हो गया, तो ऐसे लोग आगे क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। दे कैन कॉन्टैक्ट टू यू एज वेल एज मी और टू सम इंडस्ट्रियल फोरम
तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाके ये मेरा पेटेंट है, ये पेटेंट मुझे कमर्शलाइज करना है, आप मुझे हेल्प करो। तो हेल्प आप जब करेंगे तो जो भी प्रॉफिट होगा वो 50-50% आपका रहेगा, हमारा रहेगा। और पेटेंट होने की वजह से एडवांटेज क्या है कि ये प्रोडक्ट ये इनोवेटर के परमिशन के बिना दूसरा कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इट हैज़ नो कंपटीशन। इसलिए ये बच्चे इनोवेशन करने के बाद कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का हेल्प लेके प्रोडक्शन स्टार्ट करके मार्केट में आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इनोवेशन आपको अभी एग्जांपल बताऊंगा। एक जनवरी में एक इनोवेशन मार्केट में आने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बॉटल। बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है। अभी आप भी सोचने लगे होंगे कि इसका एडवांटेज आप भी बता सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बॉटल का मेन एडवांटेज क्या है, उसको हम खत्म कर सकते हैं। एग्जैक्टली करेक्ट। यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट। अभी एग्जिस्टिंग प्लास्टिक बॉटल का ड्रॉबैक क्या है इसका, कि पानी खत्म हो गया, बाद में हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। फेंकने के बाद का उसका डिग्रेडेशन टाइम तो काफ़ी है, होता ही नहीं डिग्रेडेशन। तो फाइनली वो कहा जाता है, एक तो रिवर में जाएगा, नहीं तो एनिमल के पेट में जाएगा। अभी सिटी एरिया में या कहीं भी जाके देखो, हर एक एनिमल का पेट ऐसा बड़ा रहता है। उसको यदि ऑपरेट किया तो अंदर से 40 किलो 15 किलो 20 किलो ऐसा प्लास्टिक निकलेगा। तो भी गवर्नमेंट में ध्यान देना चाहिए एक्चुअली कि ये प्लास्टिक बॉटल अंदर से निकालना चाहिए, उसी की वजह से उनका लाइफ बढ़ सकता है। आप देख लो, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी आना चाहिए कि स्कैन करके उनके अंदर प्लास्टिक है क्या नहीं वो देखना चाहिए। तो उसके लिए सोल्यूशन ऐसा है कि प्लास्टिक बॉटल तो अभी एज सच अभी तो इतना यूज़ हो गया कि कोई होटल में जाएंगे तो लोग बोलते हैं अरे प्लास्टिक बॉटल का पानी लाओ, जग का पानी नहीं चलेगा, फैशन बन गए वो। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट तो बहुत हो गया नेचर पे। तो उसके लिए अभी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बॉटल मार्केट में आएंगे एंड वी शुड स्टार्ट यूजिंग दैट। ऐसे इनोवेशंस तो है मार्केट में। तो इंडिया में पेटेंट इनोवेशंस को कमर्शियलाइज करते समय कौन कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस आते हैं? राइट। अभी पहली बात है, पेटेंट हो गया, ग्रांट हो गया, सर्टिफिकेट आ गया, लोग शांत हो जाते, क्या करने का आगे मालूम ही नहीं। आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताऊंगा, आप अपने वेबसाइट में जाके बिजनेस पोर्टल्स, आप तो मार्केटिंग के बिजनेस पोर्टल्स बहुत है, gymtrade.com या कहीं भी आप आपका इनोवेशन डाल दीजिए, फॉलोइंग पेटेंट इज अवेलेबल फॉर सेल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ऐसा करके एडवर्टाइज फेंक देने का। तो आपका ईमेल आईडी रहेगा, नीचे मोबाइल नंबर रहेगा, आपका डिटेल्स रहेगा, तो उस फील्ड के लोग आपको इमीडिएटली अप्रोच हो जाएंगे। और ऐसा एक मेल 2 मेल, ऐसा नहीं कि एक का मेल आ गया इमीडिएट उसको रिप्लाई करो, नॉट लाइक दैट। यू गो ऑन कलेक्टिंग ऑल दैट डेटा। 20-25 मेल आने के बाद सबको एक कॉमन रिप्लाई दे दो, योर ईमेल हैज़ बीन रिसीव्ड, आई एम इंटरेस्टेड टू सेल माई पेटेंट टू यू, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू कम फॉर कमर्शियल डिस्कशन on so and so date at such and such place, there I will give my technical presentation। ऐसा मेल आप लिख सकते हैं और कोई होटल में या कोई हॉल में सब लोगों को इकट्ठा बुलाओ और उसमें प्रेजेंटेशन दे दो। दिखने के बाद वो मॉब में से जो लोगों को सही लगेगा वो आपको बोलेंगे हमें दे दो, जिनको नहीं लगेगा वो निकल जाएंगे। तो वो पूरे मॉब में से 2-3 लोग तो आपका पेटेंट ले सकते हैं। तो हम 1 या 2-3 लोगों को पेटेंट दे सकते हैं, रॉयल्टी बेस पे दे दो, नहीं तो यू कैन सेल डायरेक्टली और यू कैन टेक पार्टनरशिप ऑल्सो, दैट इज़ योर चॉइस बिकॉज यू आर द ओनर। ऐसा ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो क्या सबसे बेटर रहेगा, पेटेंट को सेल करना या रॉयल्टी लेना? हाँ, मेरा हिसाब से तो रॉयल्टी लेना ही अच्छा रहेगा क्योंकि बिजनेस स्लोली डेवलप हो जाता है और आगे चल के मालूम नहीं कि कहाँ तक जाएगा। जैसा कि अल्फ्रेड नोबेल का एक पेटेंट था डायनामाइट का, उसका एक्सपेरिमेंट करते समय फर्स्ट टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया तो लैब उड़ गया, सेकंड टाइम एक्सीडेंट हो गया तो लैब गया, भाई भी गया, और थर्ड में वो सक्सेसफुल हो गया कि नाइट्रोग्लिसरीन के साथ किसलगार मिक्स करके ही मेड वन कंपाउंड डायनामाइट। उसका पेटेंट लिया और ही स्टार्टेड इज ओन इंडस्ट्री इन 56 कंट्रीज। और इतना गरीब आदमी था, वो इतना रिच हो गया कि उसका ट्रस्ट का इतना पैसा है कि आज अल्फ्रेड नोबेल ट्रस्ट आप गूगल पे जाके सर्च करो और उसी फंड से आज नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इतना रिच है वो। और अभी अल्फ्रेड नोबेल नहीं, लेकिन
उसका ट्रस्ट है, उसका पैसा है, उसी पैसा से सब मैनेजमेंट हो जाता है। ऐसा आपको आपका क्वेश्चन का सही उत्तर यही है कि यू कैन कीप रॉयल्टी और यू कैन स्टार्ट योर ओन, डोंट सेल इट। तो कोई ऐसा एग्जांपल आप शेयर कर सकते हैं जिससे एक पेटेंट ने कमर्शियलाइज बिजनेस में कन्वर्ट हुआ हो? राइट, आपको मैं बताऊंगा। एक बहुत ही सिंपल पेटेंट है। वैसे लड़का डिप्लोमा का था और उसके दिमाग में हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करने का कुछ ना कुछ करते रहे वो। ऐसा ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन उसका ये प्रॉब्लम इतना था कि ही वॉज नॉट फोकसिंग ऑन स्टडी। ये भी गलत है ना कि हमें स्टडी करना है, दैट इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो स्टडी के बाद जो टाइम दे सकता है दे दो, लेकिन प्रायोरिटी डिसाइड है तो स्टडी फर्स्ट होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट एंड स्टडी बोथ शुड बी बैलेंस। लेकिन उसके लाइफ में प्रॉब्लम वही हो गया कि ही वॉज मोर फोकस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, तो स्टडी में कम पड़ता था। उसकी माँ और उसके फादर और वो तीनों मेरे घर पे आ गए एक दिन। वो बोले सर इसका एक प्रॉब्लम है और वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहता है और हमें चिंता है कि वो स्टडी में सक्सेस नहीं होगा, डिग्री नहीं मिलेगी तो आगे क्या करेगा वो। तो मैं थोड़ा डिस्कशन करके वो बच्चों को समझाया कि आप स्टडी भी करो और एक्सपेरिमेंट भी करो, सो दैट आगे चल के कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वो पहले हमेशा फेल होता था। वो मैं थोड़ा बताने के बाद उसको समझा कि यस, उसको मैं बताया कि मेरा भी देखो, मैं एमएससी किया, पीएचडी किया, आगे 2-3 डिग्री लिया। तो ही समहाउ गॉट कन्विंस्ड। तो बाद में 6 महीने के बाद वो लड़का और उसकी फादर मदर मेरे घर पे आ गए। बोले सर आपने बताया, उसकी वजह से उसने स्टडी किया, ही गॉट वेरी गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, नाउ वी आर हैप्पी। और लड़का बोला सर मैंने एक पेटेंट किया है। मैंने उसको पूछा कौन सा पेटेंट? तो उसने बताया कि सर एक प्लास्टिक बॉटल है ग्लास शेप का और उसमें मैंने पार्टीशन किया। किस लिए? बोला हम जिम में जाते थे और जिम में जाते समय 2 बॉटल लेके जाते थे, एक बॉटल में लाइम जूस, एक बॉटल में बॉर्नविटा। और एक्सरसाइज के पहले लाइम जूस पीते थे, एक्सरसाइज के बाद बॉर्नविटा पीते थे। तो मेरे दिमाग में आया कि 2 बॉटल क्यों लेके जाने का, आई विल टेक ओनली 1 बॉटल। ऐसा ग्लास में उस ग्लास का पेपर पे डिज़ाइन किया उसने, उसमें बीच में पार्टीशन किया और 2 साइड में 2 नॉब बिठाए। आई थिंक यू गॉट दैट पॉइंट। यस। तो उसका पेटेंट किया हमने। अभी उसने इंडस्ट्री भी डाला है और उसका काफ़ी सेल अच्छा पंजाब में, पूरी इंडिया में ही इज सेलिंग दोज बॉटल्स फॉर द जिम्स अलॉन्ग विद द नेम्स। तो सर अभी आपने डीआरडीओ में इतने साल काम किया, तो डीआरडीओ में पेटेंट्स के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं कहूँगा, क्योंकि डीआरडीओ में तो रिसर्च तो होता है, डिफेंस रिलेटेड होता है, तो उसमें कुछ रिसर्च है सोल्जर्स के लिए, कुछ सिस्टम्स के लिए, कुछ मिसाइल फील्ड के लिए। तो उसमें जो बेसिक रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च की जो इनोवेटिव है, उसके पेटेंट्स तो डीआरडीओ में होते हैं। तो उसके लिए मैं ऑडियंस को और आपको बताऊंगा कि यदि आप डीआरडीओ के वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर ERIPR करके एक सेक्शन है, वहाँ क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ पेटेंट्स बाय डीआरडीओ ऐसा लिस्ट आता है पूरा। तो पूरी इंडिया में डीआरडीओ के जो 52 लैब्स है, तो हर एक लैब ने जो जो पेटेंट्स फाइल किए वो लैब वाइज वो पेटेंट आपको वहाँ दिखेंगे और वो पेटेंट का सब्जेक्ट पढ़ के आपको समझेगा वो पेटेंट कौन से फील्ड का है। और आपको यदि इंटरेस्ट है वो फील्ड का पेटेंट आप पढ़ के उसमें आप वो पेटेंट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं हेडक्वार्टर को। सो अगर कोई कॉमन एंटरप्रेन्योर से अगर वो चाहे तो डीआरडीओ में कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं डीआरडीओ के लिए? राइट। तो अभी आपको तो मालूम है कि गवर्नमेंट का भी पॉलिसी ऐसा है कि मेक इन इंडिया। तो जो भी हम इंपोर्ट कर रहे थे, जो भी बाहर के देश से मिलिट्री के लिए लाते थे, वो कम करना है और उसकी तैयारी तो काफ़ी आगे गई है। अभी इंपोर्ट काफ़ी कम होते जा रहा है, एवरी ईयर एवरी डे वी कैन से। और काफ़ी कुछ चीज़ें इंडिया में अभी स्टार्ट हो गई। अभी केवल इंपोर्ट रोकना यहाँ तक सीमित नहीं है, इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट से लेना चाहिए, वहाँ तक इंडिया की अभी प्रोग्रेस चालू है। आपको भी मालूम होगा कि लास्ट फ्यू इयर्स में हमें कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिले हैं। यस। तो इंडिया के लिए
वो काफ़ी अच्छी बात है कि हम डिफेंस सेक्टर में हमारा एक क्राइटेरिया भी काफ़ी अच्छे ढंग से जा रहा है कि इंपोर्ट कम होते जा रहा है और एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है। तो कौन से ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स डीआरडीओ के लिए कर सकते हैं? राइट। अभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका खुद का कुछ इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में कौन से टाइप के मशीनरीज उसके पास है, समझो उसके पास लेथ मशीन है, सीएनसी है, वीएमसी है, कुछ ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी है और प्रेसिंग टेक्नोलॉजी, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ द इक्विपमेंट्स अवेलेबल। और डीआरडीओ के जो जो टेंडर्स निकलते हैं वो डीपीपी पोर्टल में जाके वो देख सकता है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पोर्टल, और इवन इन जेम पोर्टल ऑल्सो यू कैन सी दिस टेंडर्स एंड अकॉर्डिंगली वो टेंडर में फिल्टर लगा के अपने हिसाब से फैब्रिकेशन है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेंसर्स है, कुछ प्रोसेस है, सर्विस है, डिफरेंट टाइप के टेंडर्स है, कुछ सिविल एरिया के रिक्वायरमेंट्स है, ऐसे नियर अबाउट 40-45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ यू कैन फिल्टर, और उसके हिसाब से अपने कैपेबिलिटी में क्या क्या है। मीन्स कुछ जॉब है कि समझो हमें मशीनिंग से कुछ कंपोनेंट सप्लाई करना है, वो हम कर सकते हैं, तो उसी टाइप का टेंडर हम भर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो हम L1 में आ गए तो ऑर्डर आपको मिलता है। तो ऐसा मुझे एक एडवाइस है सबको कि आप उसका स्टडी करके उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करो। शुरू को हो सकता है कि आपको कुछ गलती हो सकता है, बट स्लोली यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन टेक गाइडेंस फॉर दैट ऑल्सो। तो अभी रिसेंटली जैसे गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर सेक्टर जो है वो प्राइवेट की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? राइट। अभी वो न्यूज़ सुन के काफ़ी लोग थोड़े डिस्टर्ब भी हो गए कि न्यूक्लियर सेक्टर इज़ कमिंग अंडर टॉप सीक्रेसी, जैसा कि हम एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं, तो ये प्राइवेट में नहीं आना चाहिए, ऐसा जनरल लोगों का थिंकिंग है। लेकिन आप देखेंगे जब डिफेंस सेक्टर को भी प्राइवेटाइज किया, जैसा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्राइवेटाइज कर दिया, और बहुत सारे अभी प्रोडक्ट जो डेवलप हो गए डीआरडीओ के, वो प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो स्लोली प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में इसमें अपना रोल निभा रही है। उसमें एक है कि गवर्नमेंट हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑन दैट, कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करके किसी को मिसयूज़ करने का अधिकार नहीं है, तो इसलिए कुछ नॉर्म्स बनाए, वेरी स्ट्रिक्ट ऑडिट है, इसलिए हम प्रोटेक्शन लेके वो प्राइवेट इंडस्ट्री को इनसाइड कर रहे हैं। तो सेम थिंग अभी एटॉमिक एनर्जी का प्राइवेटाइजेशन, तो उसमें ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ प्राइवेट को जा रहा है, तो इट इज़ बिगिनिंग। उसमें हो सकता है कोई हार्डवेयर पार्ट है, सेंसर पार्ट है, फैब्रिकेशन पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट जो है कि जो ज़्यादा सीक्रेट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे पार्ट से वो स्टार्ट करेंगे, और ये पार्ट थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो एटॉमिक एनर्जी कमी, DAE जो बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, they can take help of private industries to increase their productivity, to increase their research and to increase their output for the nation. इसलिए जो चल रहा है वो स्लोली आगे जाएगा, और जैसा जैसा आगे जाएगा स्टडी भी हो जाएगा, उसके बाद आगे का पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। इट मीन्स कि ये कम्प्लीटली प्राइवेट नहीं हुआ है अभी तक? नहीं, अभी तो कंप्लीट प्राइवेट हुआ नहीं, जस्ट अभी अनाउंस हुआ है, अनाउंसमेंट के बाद 10%, 20%, 25% स्लोली वो प्राइवेट को जा सकता है। अभी साइंटिस्ट बनने के लिए एजुकेशनल नीड की ज़रूरत होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्क्स की, जैसे अभी आपने IIT की स्टूडेंट से भी ज़्यादा कांटेक्ट है आपका, तो Right. जब किसी को IIT में जाना होता है तो उसको एक JEE मेंस फिर एडवांस वो क्रैक करना पड़ता है, राइट। तो ऐसा कोई सिस्टम है अभी साइंटिस्ट बनने के लिए? हाँ, अभी तो आपको भी मालूम है कि जिसने भी डिग्री कंप्लीट किया उसके बाद ही शुड हैव गेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, और उसमें गेट में क्लियर है तो देन पर्सन कैन अप्लाई फॉर साइंटिस्ट पोस्ट। इसलिए आज तक अभी फिल्टर करने के लिए एक क्राइटेरियाज तो डाले हैं, लेकिन उसमें एक है कि इतना क्राइटेरिया है, देन पर्सन कैन अपीयर फॉर रिटन एग्जाम और वर्बल इंटरव्यू, आफ्टर दैट सिलेक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। जैसा आपका क्वेश्चन है तो उसके लिए क्राइटेरिया ऐसा है कि गेट क्वालिफिकेशन, देन ओनली यू कैन गो अहेड, दैट इज़ वन फिल्टर दे हैव केप्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। लेकिन उसमें दूसरी एक बात है कि कभी कभी मेरा इंडिविजुअल परसेप्शन मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी कोई लड़का है, ही इज़ वेरी इनोवेटिव,
दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती है। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया, इनोवेशन इज़ बेटर दैन नॉलेज। आपके दिमाग में जो नई चीज़ आती है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन व्हाट यू नो। आपका नॉलेज है ये दैट इज़ बेस्ड ऑन योर रीडिंग, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो दिमाग में नई चीज़ आती है, इमेजिनेशन, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि किसी को कम मार्क है इसका मतलब वो साइंटिस्ट नहीं बन सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे बच्चों ने, ऐसे स्टूडेंट्स ने भी, यदि गेट क्वालिफाई नहीं, साइंटिस्ट के लिए एंट्री पास नहीं हो सकते, लेकिन अपना रिसर्च एटीट्यूड छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे कुछ बच्चे इनोवेशन करके, पेटेंट करके, दे कैन हैव सम डिफरेंट एंट्री इन सच टाइप ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो भी थोड़ा गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि उसी हिसाब से अच्छे लोग भी, इनोवेटिव लोग भी Qualify नहीं कर रिसर्च पाते। इंस्टीट्यूट में क्वालिफाई हो सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज लैटरल एंट्री आफ्टर सर्टन एक्सपीरियंस इन प्राइवेट इंडस्ट्रीज। और एक है कि साइंटिस्ट ही बनना है तो ऐसा नहीं कि CSIR में ही जाना चाहिए, DRDO में जाना चाहिए, DAE में जाना चाहिए, IITM में जाना, ऐसा कुछ नहीं, इसरो में जाना है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको साइंटिस्ट बनना है, आप खुद आपका रिसर्च चालू करो, खुद आपका मॉडल बनाओ, खुद पेटेंट बनाओ, यू कैन स्टार्ट योर ओन इंडस्ट्री, दैट इज ऑल्सो साइंटिस्ट। रिसर्च पेपर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पेटेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, एवरीथिंग इज ओपन। ओनली थिंग, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, आप इंडिविजुअल साइंटिस्ट हो, इसलिए मन में कुछ बुरी चीज़ लाने की ज़रूरत ही नहीं। अभी आजकल तो इतने प्राइवेट इंडस्ट्रीज आ गए कि जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं। यू कैन डू योर कंट्रीब्यूशन फॉर इनोवेशन। तो आपने आपके जनरेशन के साइंटिस्ट के साथ भी काम किया है, और जो आज की जनरेशन है वो साइंटिस्ट भी आपके, राइट। तो दोनों जनरेशन में कौन से साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा इनोवेटिव रहते हैं? अच्छा, वेरी गुड। ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि जनरेशन के साइंटिस्ट से ज़्यादा मैं बोलूँगा जनरेशन का अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज। अभी पहले कैसे कि हमें कुछ इनोवेशन करना है, कुछ रिसर्च करना है, तो लाइब्रेरी में जाओ, बुक निकालो, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, कुछ रिसर्च पेपर निकालो, और वो पढ़ने के बाद हम कुछ लेवल पे पहुंच जाते थे। लेकिन आज सिस्टम इतना डेवलप हो गया है कि विद इन क्लिक यू कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस एंड यू कैन रीड इट एट होम ऑल्सो। तो ये फास्ट हो गया ज़माना, इसलिए आजकल के जो जनरेशन है उनको नॉलेज बैंक इज़ रेडियली अवेलेबल विच वाज नॉट देयर अर्लियर। इसलिए आजकल का जनरेशन काफ़ी फास्ट है। कोई रिसर्च पेपर बनाने के लिए पहले समझो 6 महीना या 1 साल लगता था, अभी वो रिसर्च पेपर विद इन 2-3 मंथ्स हो सकता है। एक्सपेरिमेंट के लिए जो टाइम लगा वो उतना ही। इसलिए आजकल का जनरेशन काफ़ी एडवांस है, उतना मैं कहूँगा, और उनको फैसिलिटी है, और काफ़ी यूट्यूब पे लेक्चर्स लोग सुनते हैं। ग्लोबल लेवल के साइंटिस्ट के लेक्चर्स वो सुन सकते हैं। ग्लोबल लेवल में कौन से फील्ड में क्या क्या रिसर्च हो रहा है वो सब उनको जगह पे बैठ के मालूम होता है। डेफिनेटली उनका लेवल काफ़ी अच्छा है। तो अभी एआई का साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? हाँ, अभी AI यूज़ करके, अभी जैसा कि कंप्यूटर फील्ड वाले IT के लोग भी बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग भी इजी हो गया, रेडीमेड प्रोग्रामिंग। आप तो इंजीनियर हैं, yes. आपको भी मालूम है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अभी कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि AI यूज़ करके हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो हमने पूछा, गिव दिस इंफॉर्मेशन ऑन दिस, तो अकॉर्डिंगली हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, और वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के हम सोच सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है, विच इज़ नॉट गिवन देयर। तो साइंस के लिए इनडायरेक्टली इट इज़ सॉर्ट ऑफ गाइडेंस फॉर गोइंग अहेड फॉर एनी सर्टन एक्सपेरिमेंट। तो अभी फ्यूचर में जो इनोवेशंस होंगे उसमें एआई का क्या रोल हो सकता है? AI का रोल यही है कि आपके जो इनोवेशन आपने जो किए हैं उसमें रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसमें प्रोसेस सिंप्लीफाई कैसी हो सकती है, उसमें प्रोडक्शन के लिए आपको क्या क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, वो सब AI का यूज़ करके आप स्मूथनिंग कर सकते हैं। और आपका जो प्रोग्रेस है 1 साल में होने वाला था वो 6 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। वही एक AI का एडवांटेज अपने लिए डेफिनेटली होने वाला है। तो अभी एआई इतना डेवलप हो चुका है जो खुद भी रिसर्च भी करता है, तो क्या एआई खुद इन्वेंटर भी बन सकता है? हाँ, ऑब्वियसली AI कैन प्रेडिक्ट। अब हम जो बोलते हैं ना प्रेडिक्शन, रियलिटी है या नहीं वो हमें
क्लैरिफाई करना पड़ेगा। जैसा कि कन्फर्मेटरी टेस्ट बोलते थे हम केमिस्ट्री में, कोई एआई के थ्रू कुछ आउटपुट मिल गया लेकिन फैक्ट वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, दैट वी हैव टू क्लैरिफाई। तो एआई का इन्वेंटर बनना ज़्यादा असंभव तो लगता नहीं है, लेकिन एज अ मैन वी हैव टू क्रॉस चेक, वी हैव टू क्लैरिफाई, वी हैव टू अपडेट, वी हैव टू मॉडिफाई, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अगर सपोज एआई ने कुछ इन्वेंट कर दिया तो पेटेंट किसके नाम का बनेगा फिर? नहीं, एआई ने इन्वेंट किया, लेकिन वो एआई का इन्वेंशन आपने कमांड देने के बाद आ गया, तो आपके सामने ही आ गया। लेकिन एज सच आपने कॉपी करके पेटेंट करना है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उसमें जो पेटेंट सर्च में तो आपको मिल जाएगा, वो पढ़ के उसके आगे क्या सोच आपको करना पड़ेगा। तो आगे की सोच करके नया कुछ आपने किया तो उसका पेटेंट हो सकता है। एआई का इंफॉर्मेशन का पेटेंट कभी हो नहीं सकता। तो हमें क्या उसमें कुछ और चेंजेस भी करने पड़ेंगे? एग्जैक्टली, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज इनोवेशन। जैसा कि बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताया कि एक आदमी है, उसने बेल्ट का पेटेंट किया। बेल्ट मीन्स लेदर बेल्ट, पीठ पे लगाया उसने क्रॉस शेप का, और उसका आगे हुक करके टू व्हीलर पे लगाया। वी आर सिटिंग लाइक ऑन द सीट। तो ये प्रैक्टिकल इनोवेशन है। तो उसमें एआई का हेल्प लेके हम उसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल रिसर्च इसी का है। ऐसे पैटर्न हमें खुद ही करना है, उसमें मॉडिफिकेशन एआई का यूज़ करके कर सकते हैं। तो अभी आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो एआई सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो उनको कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो? हाँ, आज के स्टूडेंट जो है अभी एआई का यूज़ तो करते हैं, एंड कोई उसको रोक नहीं सकता अभी। एंड डे बाय डे एआई स्ट्रांग होते जा रहा है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि आपने कुछ डेटाबेस बनाया, समझो मेटा पे बनाओ, परप्लेक्सिटी में बनाओ, या गूगल में बनाओ, लेकिन एक बार वो बन गया, इट रिमेन्स इन द क्लाउड, उनका स्टोरेज में जाता है, तो सिक्रेसी तो आपका चला गया फिर। यस। एंड पीपल हैव ओपन एक्सेस टू दैट, तो वो एक रिस्क है। इसलिए आपका कोई नया आइडिया है, नया इनोवेशन है, इमीडिएटली एआई पे डाल के क्रॉस चेक करना गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू डेवलप इट विदाउट यूजिंग एआई, और एआई में क्या क्या एग्जिस्टिंग है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन आपका इनोवेशन वहाँ पर डालना, मैं तो बोल रहा हूँ कि इट इज़ नॉट करेक्ट। एक बार वहाँ डाल दिया तो पूरा उनके क्लाउड में स्टोरेज हो जाएगा, एंड इट मे बिकम ओपन टू द पब्लिक। दैट इज़ द रिस्क, एंड वही आजकल के इनोवेटर्स ने ध्यान में रखना चाहिए। सो मैं वापस से वो डिफेंस के बारे में पूछना चाहूँगा कि नेक्स्ट 10 ईयर्स इंडिया का डिफेंस सेक्टर कहाँ हो सकता है? राइट। अभी डिफेंस सेक्टर का जैसा हमने अभी एक की कंक्लूड किया था कि एक्सपोर्ट इज़ इंक्रीजिंग एंड इम्पोर्ट इज़ डिक्रीजिंग, और उसका रीज़न ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर बूस्टेड बाय गवर्नमेंट टू एंटर इन डिफेंस। उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है कि आप डिफेंस में आ जाओ, टेक्नोलॉजी ले लो, डेवलप करो, प्रोड्यूस करो। आइदर इंडियन डिफेंस विल परचेस और यू कैन एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज अंडर सम रूल्स एंड गाइडेंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। तो आगे 10 साल में तो मैं बोलता हूँ कि आपको तो पूरा मालूम है कि इंडिया का प्राचीन जर्नी आपने देखा तो श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र था, उसी से तो ड्रोन टेक्नोलॉजी दिमाग में आ गया। कौरव का बर्थ मट्टी के पड़ से हुआ था, ऐसा बोलते। अभी सच झूठ उसमें हमें जाना नहीं है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी यूज़ करके टेस्ट ट्यूब बेबी का टेक्नोलॉजी लोगों ने डेवलप किया। हनुमान बाय एयर श्रीलंका में गया था, उसी से कुछ पैराग्लाइडिंग वगैरह टेक्नोलॉजी लोगों ने डेवलप किया। जैसा कि कुंभकर्ण बोलते थे 6 महीना सोता था, लेकिन 6 महीना सोना साइंस विल नेवर परमिट। लेकिन मुझे वो लोग कंक्लूजन ऐसा है कि वो कोई अंडरग्राउंड प्रयोगशाला में जाके 6 महीना स्टडी करके शस्त्र विद्या का अभ्यास करता था। ऐसे कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। ऐसे इतने रिलेशंस हैं कि हम बोलते जाएंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। से फॉर एग्जांपल लक्ष्मण रेखा, वो क्रॉस करने के बाद आदमी जल जाता है, ऐसा वो टाइम में। तो ऐसा टाइप का इनोवेशन कोई है क्या? ऐसा बॉर्डर हम बना सकते हैं क्या? वही भी लोग सोचते हैं। मीन्स वो अभी मैं ये बोलते जाऊंगा, ये 15-20 डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च पीपल हैव डन बेस्ड ऑन द अर्लियर थिंग्स विच आर टोल्ड इन महाभारत एंड रामायण। तो मेरा कहना यही है कि
ऐसे डिफेंस सेक्टर में अपना इंडिया का जो भी पहले जो कल्चर था, स्टडी था, इसलिए अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है कि उसमें मैक्सिमम हमें एक्सपेरिमेंट्स पे टाइम स्पेंड करना है और रीडिंग का, लिखने का टाइम थोड़ा कम करना है, हमें एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। और उसी की वजह से लोगों का एक्सपेरिमेंट करने का एटीट्यूड बढ़ेगा, उसी से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बढ़ेगा एंड लोगों का एटीट्यूड भी एक्सपेरिमेंट की तरफ जाने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट तैयार करना, इक्विपमेंट बनाना और डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाना, वो इंडिया में काफ़ी हद तक आगे जाएगा। और डेफिनेटली इंडिया कैन लीड द वर्ल्ड इन फ्यू ईयर्स इन द डिफेंस सेक्टर, डेफिनेट। लेकिन आजकल के जो साइंटिस्ट है, तो लॉट ऑफ साइंटिस्ट यूएस शिफ्ट होते हैं या किसी और कंट्री में शिफ्ट होते हैं, तो क्या इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि साइंटिस्ट को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे? हाँ राइट, आपका वो क्वेश्चन मेरे मन में भी वही क्वेश्चन है कि कोई भी आदमी यहाँ अच्छा मार्क्स लेके 10th पास होता है, 12th पास होता है, आईआईटी करता है एंड एमएस के लिए बाहर जाएगा और वहीं पर जॉब करेगा, वहीं पर ग्रीन कार्ड लेके सेटल हो जाएगा। एक्चुअली फंडामेंटल फैसिलिटीज़ आर यूज फ्रॉम इंडिया, दैट ब्रेन ड्रेन हैज हैपन। अभी हम किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है, लेकिन उनको वहाँ पर फैसिलिटी मिला उनको, और वहाँ जाके उनको एजुकेशन को वैल्यू मिल गया, वहाँ इसलिए हो गए। तो हमें इंडिया में भी अकॉर्डिंगली वी शुड गिव ऑनर टू द एजुकेशन, ऑनर टू द एजुकेटेड पीपल। वो कल्चर इंडिया में डेवलप होना चाहिए, तभी लोग यहाँ पर रुकेंगे। और अभी आप भी अग्री करेंगे, जो ब्रेन ड्रेन था पहले ज़माने का, वो थोड़ा सा धीरे धीरे कम होते जा रहा है और रिवर्सल भी हो रहा है थोड़ा बहुत। तो अभी इंडिया में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, वर्क फ्रॉम होम है, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी खुद इंडिया में आके काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें वो एक प्लस पॉइंट मानना चाहिए। तो अगर कोई आज एक स्टूडेंट इस पॉडकास्ट को देख रहा है और वो साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च या इनोवेशंस में कुछ करना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करोगे? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। आपने पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट आउटपुट ये क्वेश्चन है कि जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है, ये पॉडकास्ट के ज़रिए आपको मैं सबको बताना चाहूँगा कि आपके मन में जो भी नया आइडिया आ गया, वो आइडिया एग्जिस्टिंग है या नहीं, वो चेक करने के लिए आपको अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री के पेटेंट साइट पे जाना है। मीन्स uspatent.com, ukpatent.com, australiapatent.com, indianpatent.com और .org। तो वो साइट में जाके हमें चेक करना है कि हमारा आइडिया किसी ने पेटेंट किया है या नहीं, और नहीं किया है तो हम उसका पेटेंट कर सकते हो। फॉर्मेट तो आपको मैंने बताया, अकॉर्डिंगली वन शुड स्टार्ट। इसमें एक हर्डल है कि ये करते समय काफ़ी टाइम जाता है और उसको पेशेंस लगता है, और जिसके पास पेशेंस है, राइटिंग स्किल है, राइटिंग का स्टैमिना है, इच्छा है, वही लोग ये काम कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ इजीली आती नहीं। इसको वैल्यू क्यों है कि ये करने वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए आप डिपेंडेंट होके नहीं रहना चाहिए, खुद स्टडी करके पेटेंट का काम करना चाहिए। इसलिए अभी जो यूथ ये पॉडकास्ट सुन रहा है, उनको मैं सबको बताऊंगा कि थॉमस अल्वा एडिसन के 1200 इनोवेशन से, अकेला आदमी थॉमस अल्वा एडिसन 1200 इनोवेशंस एंड 1064 पेटेंट्स है अकेले के। तो एक आदमी 1000 प्लस पेटेंट्स कर सकता है, व्हाई नॉट वन पेटेंट बाय यू? यू ऑल्सो कैन डू, यू ऑल्सो कैन ट्राई। और अकॉर्डिंगली हर एक फील्ड में वो पेटेंट का आप ट्राई कर सकते हो। उसके लिए एक मैं आपको बताऊंगा कि आपको एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड में इतने प्रॉब्लम्स है कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम नया टेक्नोलॉजी यूज़ करके कर सकते हैं। अभी एक मैं बताऊंगा कि मेडिसिन का एक्सपायरी डेट हम देखते हैं, एक्सपायरी डेट क्रॉस हुआ है तो हम फेंक देते हैं, नहीं तो हम लेते नहीं। एक लड़की ने ऐसा किया है कि वह ग्रीन इंक लगाया, और जैसा ही एक्सपायरी डेट खत्म होता है, वो ग्रीन इंक रेड में कन्वर्ट होता है। जैसा ही रेड इंक दिख गया, वी कैन से दैट मेडिसिन हैज़ बीन एक्सपायर्ड। इट इज़ वेरी गुड इनोवेशन। ऐसे छोटे छोटे इनोवेशन बच्चे कर सकते हैं, और आगे जाके उसमें हम डेफिनेटली
उसका बिजनेस में कन्वर्शन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना क्वालिटी टाइम निकाल के यहाँ पे आपने हमें समय दिया हाँ हाँ। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके। आई होप हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, या जो भी कोई स्टूडेंट्स है, इनोवेटर है, अपना पेटेंट रजिस्टर करना चाहता है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, हम सर के साथ ज़रूर आपका कांटेक्ट कराएंगे। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसा टॉपिक सभी ऑडियंस के सामने लाने के लिए आपने कोशिश किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।